नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका नाम सक्सेस जोन पर। आप सभी का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा और अब एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं पीवाईक्यू का जो सेक्शन हम लोग का पर डे पीवाईक्यू जो आ रहा है, उसको आप ज़रूर अटेंड करिएगा क्योंकि सीटेट में पीवाईक्यू पे के आधार पे ही क्वेश्चन आते हैं। आप देखेंगे कि मोर देन 60% क्वेश्चन जो है आपको पीवाईक्यू पे के जो क्वेश्चन्स हैं, वही रिपीट करते हैं। तो जो 2011 से लेकर के और अब तक 2019 तक हम लोग पीवाईक्यू का क्वेश्चंस अटेंड कर चुके हैं। और ये 2019 का आज ईवीएस का 30 क्वेश्चंस है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2020 का शुरू करेंगे। तो और आपको अपने से क्या करना है, एक तो क्लास कर लीजिएगा और शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। दूसरा, अभी से, आज ही से जो आपका प्रैक्टिस सेट होगा यूथ पब्लिकेशन का और अगर घटना चक्र आ गया होगा तो घटना चक्र के ये 2 मतलब 2 बुक से आप बस जो प्रैक्टिस सेट है उसको कर लीजिए। उसके बाद आपको कहीं कुछ और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सीटेट में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आता है। और आइए अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े कहते हैं कि लगभग 25 से 30 वर्ष पहले इन कुओं में पर्याप्त पानी था। सही कारण चुनिए। ऑप्शन देखिए, जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था वे अब नहीं है। बी, पेड़ों, कुओं तथा आसमान की भूमि अब पोल तार सीमेंट से ढक गई है। सी, कुओं का उपयोग नहीं होता क्योंकि हर घर में नल है। डी, भूमिगत जल निकालने के लिए अनेक विद्युत चालित मोटर पंप लग गए हैं। तो देखिए इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, यहाँ पे आपको दिया है कि कौन-कौन सा उत्तर सही है। तो ऑप्शन सी पे जो दिख रहा है आपको कि ए, बी और डी, क्योंकि आप खुद देखिए कि जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था वे अब नहीं होते हैं, ठीक है? भूमिगत जल निकालने के लिए अनेक विद्युत चालित मोटर पंप लग गए हैं, तो इसका नुकसान हो रहा है, ठीक है? और पेड़ों, कुओं तथा आसपास की भूमि अब कोरताल यानी सीमेंट से ढक दी गई है, तो वर्षा का पानी रीस करके जो उसके माध्यम से नीचे जाता था, वो अब वाष्पीकृत हो जाता है। तो इसका ये मेन रीज़न हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। पर्यावरण अध्ययन ईवीएस में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान में अलग-अलग कर क्यों नहीं बाँटा गया है? ए, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने पर्यावरण को समग्र रूप में देखते हैं। बी, यह एक अच्छी शिक्षण अधिगम रणनीति है। सी, इससे पाठ्यक्रम का भार कम होता है। डी, सीबीएसई ने पाठ्यक्रम इसी प्रकार निर्धारित किया है। देखिए डी ऑप्शन नहीं सही होगा। इसके पीछे कोई भी पाठ्यक्रम, कोई भी बोर्ड हो अगर निर्धारित कर रही है तो उसके पीछे कुछ लॉजिक होता है। देखिए जो मतलब 3 से 5 वर्ग के जो बच्चे होते हैं, उनका क्या होता है कि इस आयु वर्ग के बच्चे अपने पर्यावरण को समग्र रूप में देखते हैं और ये ऑब्जर्व किया गया, इसके आधार पर निर्णय लिया गया कि छोटे बच्चे बच्चों के लिए मतलब ईवीएस की क्लास में ही सारा सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना? तो छोटे बच्चे अपने आस-पास के वातावरण को अलग-अलग टुकड़ों में नहीं बल्कि एक समग्र और संपूर्ण रूप में समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले यानी डन्स कहा जाता है पाए जाते हैं? अबू धाबी, बर्लिन, थिम्पू, काबुल और सही उत्तर हो जाएगा अबू धाबी। अबू धाबी के बाहर चारों तरफ दूर-दूर तक रेगिस्तान और रेत के विशाल टीले पाए जाते हैं जहाँ खजूर के पेड़ उगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम्स को क्यों प्रस्तुत किया गया है? ए, बच्चों के पर्यावरणीय समझ को बढ़ाने के लिए। बी, बच्चों के स्थानीय पर्यावरण से जुड़े एवं परस्पर संबंधी मुद्दों की समग्र समझ विकसित करने के लिए। सी, थीम आधारित ईवीएस का शिक्षण उप विषयों की उपेक्षा आसान होता है। डी, ईवीएस में अध्यायों की संख्या कम करने के लिए। देखिए जो पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषय के स्थान पे थीम प्रस्तुत किया गया था, उसका मेन रीजन था कि बच्चों के स्थानीय पर्यावरण से जुड़े एवं परस्पर संबंधित मुद्दों की समग्र समझ विकसित करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान ईवीएस पाठ्यक्रम की 6 प्रमुख थीमों में से एक नहीं है? देखिए इस टाइम पे जो ईवीएस पाठ्यक्रम चल रहा है बच्चों के लिए, उसमें 6 थीम है। अब वही पूछ रहा है कि इसमें 6 थीम में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन देखिए, आवास, हम चीजें कैसे बनाते हैं। सी नंबर पे है काम और खेल। डी, भोजन। तो इसका सही सी हो जाएगा उत्तर, क्योंकि काम और खेल कोई थीम नहीं है। इसके थीम कौन कौन से हैं? आवास है, हम चीजें कैसे बनाते हैं वो है, भोजन है, ठीक है, परिवार एवं मित्र है, ठीक है। ये सारे चीजें जो है मतलब इसके थीम है। तो 6 थीम को आप जरूर देख के जाइएगा, एक क्वेश्चन पक्का है थीम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कक्षा 1 एवं 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब कक्षा 1 और 2 के लिए पूछ रहा है, तो ऑप्शन देखिए, ईवीएस से संबंधित विषयों और चिंताओं का शिक्षण भाषा एवं गणित के माध्यम से कराया जाता है। बी, कक्षा 1 एवं 2 में ईवीएस को एक नए विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। सी, कक्षा 1 एवं 2 में ईवीएस को समझाना कठिन होता है। डी, ईवीएस से संबंधित विषयों का शिक्षण केवल भाषा के माध्यम से कराया जाता है। देखिए, इसका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि आप देखे होंगे पर्यावरण का जो बुक है वो लॉन्च होता है बच्चों को क्लास 3rd से, ठीक है, तीसरी क्लास से लेकर के 5वीं क्लास तक पर्यावरण की बुक पढ़ाई जाती है। लेकिन 1 और 2 में बच्चों को पर्यावरण कैसे पढ़ाया जाए, तो ईवीएस से संबंधित विषयों को और चिंताओं का शिक्षण भाषा एवं गणित के माध्यम से कराई जाती है, ठीक है ना। तो एनसीएफ 2005 इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को अलग विषय के रूप में नहीं बल्कि भाषा गणित से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन ईवीएस में ज्ञान के निर्माण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ए, बच्चों की सक्रिय भागीदारी। बी, बच्चों के ज्ञान को शिक्षण के ज्ञान से जोड़ना। सी, कक्षा की 4 दीवारी से बाहर ईवीएस का अध्ययन करना। डी, बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से जोड़ना। अगर ये पूछ रहा है कि ईवीएस के ज्ञान के निर्माण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ए, सी और डी हो जाएगा। मतलब ये 3 जो है उत्तर सही हो जाएंगे, जबकि बी जो है बच्चों के ज्ञान को शिक्षक के ज्ञान से जोड़ना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। जबकि बाकी जो है, जैसे ज्ञान निर्माण के लिए बच्चों की सक्रिय भागीदारी होनी अति आवश्यक है, बाहरी वातावरण का अन्वेषण और स्थानीय ज्ञान को जोड़ना आवश्यक है। इससे बच्चा जो है सक्रिय रूप से भागीदारी लेगा और उसको समझ भी अच्छे से आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावी युक्ति क्या है? पाठ्य पुस्तक का अध्ययन, शिक्षक द्वारा व्याख्या, कक्षा प्रदर्शन यानी डिमोन्स्ट्रेशन, डी, किस्से कहानियां। तो कह रहा है कि सबसे प्रभावी युक्ति क्या है? अगर आप क्लास में 1 to 5 के क्लास में हैं और अगर आप कहानी सुनाने लगते हैं, किस्से और कहानियां, बच्चे उससे ज्यादा कहीं भी ध्यान से नहीं देखते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किस्से कहानियां। तो कहानियों के माध्यम से बच्चे पात्रों से आसानी से जुड़ते हैं, जिससे उनमें संवेदनशीलता और पर्यावरण के प्रति रुचि बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस के संबंध में सही नहीं है? ए, ईवीएस बाल केंद्रित अधिगम पर आधारित है। बी, ईवीएस बच्चों को अपने पर्यावरण का अन्वेषण करने का अवसर देता है। सी, ईवीएस वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। डी, ईवीएस की प्रकृति एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड है। देखिए, एक जो ऑप्शन सी दिया हुआ है वो इसका गलत उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ईवीएस वर्णों और परिभाषा पे निर्भर नहीं करता है। इसमें बच्चा जो है, अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि बच्चे को क्या होना चाहिए, सक्रिय भागीदारी होना चाहिए, बाहर के वातावरण से जोड़ना चाहिए, न कि वर्णन और परिभाषा पे ध्यान ज्यादा बल देना चाहिए। तो रटने की प्रवृत्ति नहीं, ठीक है ना, वो जहां भी होगा वो गलत ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक हमेशा गतिविधियां कराने के बाद प्रश्न एवं चर्चा कराता है, इनका उद्देश्य क्या है? बच्चों के प्रक्रिया कौशल का आकलन करना, बच्चों को खोज करने का अवसर देना, बच्चों को स्वयं को अभिव्यक्त करने का अवसर देना, बच्चों को उनकी सीखने की गति के आधार पर अलग करना। अगर ये पूछा है कि एक शिक्षक हमेशा गतिविधि कराने के बाद प्रश्न एवं चर्चा करता है, तो उसका उद्देश्य क्या होगा? उसका उद्देश्य ये होगा कि गतिविधियों और चर्चाओं का उद्देश्य प्रक्रिया कौशल परखना, खोज अवसर देना व अभिव्यक्ति बढ़ाना है, विभाजन करना नहीं है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही हो जाएगा। और सी में क्या क्या है, ए, बी और सी वाली जो लाइन है उसको एक बार फिर से रीड करिएगा। और आइए अब भाग 2 यानी 71 से 80 के क्वेश्चन हम लोग अटेंड करते हैं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तक और शिक्षक के अतिरिक्त अन्य स्रोतों का उपयोग करने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? ए, ईवीएस सीखने के लिए केवल पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। बी, इससे अभिभावकों एवं समुदाय की सहभागिता बढ़ती है। सी, इससे शिक्षक को बच्चों की पृष्ठभूमि जानने का अवसर मिलता है। डी, इससे बच्चों के मनोगत्यात्मक कौशल एवं सौंदर्य बोध का विकास होता है। तो देखिए, इसको नोट कर लीजिए कि जो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और एक चीज समझ लीजिए कि स्रोत समुदाय की भागीदारी बढ़ाते हैं, पृष्ठभूमि समझने में मदद करते हैं और अधिगम क्षेत्र का विस्तार करते हैं, ठीक है। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? ए, सहयोग, कोऑपरेशन,
बी याद करना यानी रिमेम्बरिंग, सी प्रश्न पूछना यानी क्वेश्चनिंग, डी न्याय और समानता के प्रति सरोकार। तो ये कह रहे हैं संकेतक नहीं होना चाहिए बोला हुआ है, तो याद करना, ठीक है। रटंत विद्या कभी भी यूजफुल नहीं होगा, इसलिए याद करना इसका मतलब ये गलत है, नहीं होना चाहिए, और यही इसका उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा है कि क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन करने के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है, ए सीखने के समान आकलन यानी असेसमेंट्स एज लर्निंग, बी सीखने का आकलन यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सी सीखने के लिए आकलन यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग, और डी CCE। ये पूछा हुआ है कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं करने का आकलन करने के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन क्या है, तो सीखने के समान आकलन यानी असेसमेंट एज लर्निंग है, ठीक है। इसका सही उत्तर यही हो जाएगा। तो जब विद्यार्थी खुद अपने सीखने की प्रक्रिया का मूल्यांकन करते हैं तो इसे सीखने के समान आकलन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उन्हें सामग्री क्यों देता है। एक, यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। बी, यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। देखिए सामाजिक अंतःक्रिया में तो सुधार होगा, इसलिए बी जहां भी होगा इसका उत्तर वो सही तो होगा, ठीक है। समूह अधिगम बिना बोझ के अध्ययन का प्रभावशाली तरीका है, ये भी ठीक है। कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने की युक्ति है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो समूह कार्य से सहपाठी अधिगम को बढ़ावा मिलता है और बच्चों के बीच सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार होता है। यही उसके दोनों उत्तर सही हो जाएंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। देखिए निम्न में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। ए, पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। बी, बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की गतिविधि से जोड़ना। सी, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। डी, बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पूछ रहा है कि उद्देश्य क्या नहीं होना चाहिए, तो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन सी ऑप्शन ध्यान से देखिए, तो बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसमें क्या होगा, बच्चे के रटने की प्रवृत्ति होगी, और रटने की प्रवृत्ति का कभी भी एनसीएफ 2005 कभी भी सपोर्ट नहीं करता, न ही NEP 2020 भी इसका समर्थन नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है। अवलोकन और अभिलेखन, बी अभिव्यक्ति, सी विश्लेषण, डी प्रयोग करना। तो देखिए ये जो बोला हुआ है कि कौन सा हो सकता है, तो ABC यानी अवलोकन और अभिलेखन सही है, ठीक है। अभिव्यक्ति भी होगा और विश्लेषण भी करना होगा, प्रयोग करना इसका सही उत्तर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि चित्र पढ़ने से बच्चों के अवलोकन, अभिलेखन, विचारों की अभिव्यक्ति और तार्किक विश्लेषण कौशल का आकलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। अवलोकन, जांच सूची, असाइनमेंट, लिखित प्रश्न। तो अवलोकन, ठीक है ना, रेटिंग स्केल में अवलोकन तकनीक का उपयोग होता है। रेटिंग स्केल में सूक्ष्म विवरण देखने और गुणों को परखने के लिए मुख्य रूप से अवलोकन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, झूम खेती जो है कई बार पूछता है, ठीक है, और ये नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। असम और मेघालय मुख्यतः, ठीक है। और क्वेश्चन देखिए, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में सही कथन चुनिए। ए, फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। बी, इस जगह जो बांस या खरपतवार उगाते हैं उसे उखाड़ कर जला देते हैं। सी, खरपतवार जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। बीज छिड़कने से पहले जमीन को गहरा जोत देते हैं। तो देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ ए वाला जो ऑप्शन है वही सही हो जाएगा कि एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो झूम खेती में जमीन को जोता नहीं जाता बल्कि राख खाद का काम करती है और भूमि को कुछ समय खाली छोड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी पर्वतीय क्षेत्र में लोग अपने घर पत्थर, मिट्टी, चूना और लकड़ी से 2 मंजिला बनाते हैं, नीचे पशु रखते हैं और ऊपर स्वयं रहते हैं। यह किस प्रदेश का है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा
जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। तो ले ले स्पेशली अगर ले लद्दाख वाला एरिया जो है वहां पे क्या होता है, ले लद्दाख जम्मू कश्मीर में ठंडे मौसम और सुरक्षा के कारण लोग पत्थर मिट्टी से 2 मंजिला मकान बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर वस्तुओं को किस रंग में देखते हैं? ए हरा और पीला, बी नारंगी और लाल, सी काला और सफेद, डी बैगनी और नीला। देखिए रात में जितने भी जानवर जगते हैं वो 2 ही रंगों में उनको दिखाई देता है, काला और सफेद, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और 80 से 90 के 81 से 90 के प्रश्न, अब हम लोग के 10 क्वेश्चन और रह गए हैं। आइए उसको करते हैं। केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है, इसके सही कारण चुनिए। एक, केचुए सूखी पत्तियां एवं पौधों के अवशेष खाते हैं और मल से मिट्टी उपजाऊ बनाते हैं, ये एकदम सही है। बी, केचुए खरपतवार खाकर मुख्य फसल की रक्षा करते हैं। सी, केचुए मिट्टी में सुरंग बनाकर उसे भुरभुरा करते हैं, ऑप्शन सी सही है। सुरंगों से मिट्टी में हवा और पानी आसानी से पहुंचते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सी, डी और ए, ठीक है ना। बी वाला नहीं सही होगा, बाकी सब सही है। तो इसीलिए केचुआ को किसान का मित्र कहते हैं, क्योंकि वो खाद बनाता है। आदिवासी लोग हजारों वर्षों से कांसा यानी ब्रॉन्ज का उपयोग वस्तुएं बनाने में करते आए हैं। कांस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? देखिए ये कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछता है, पीसीएस में, आरओ में, यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड मैक्सिमम एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, और सी टेट में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसको कहीं नोट कर लीजिएगा कि जो ब्रॉन्ज है ना, वो किस धातु से मिलकर के बना होता है? तो तांबा और टीन, ठीक है। किससे? तांबा और टीन से मिलकर के ब्रॉन्ज बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नारियल वाली किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के का प्रिय भोजन है? पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु और लास्ट में ऑप्शन है केरल। तो सही उत्तर हो जाएगा केरल। जो टैपियोका यानी कप्पा को केरल में जमीन के नीचे उगाया जाता है, और वहां यह नारियल करी के साथ बहुत पसंद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से उन त्योहारों का समूह चुनिए जो पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हैं। होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती। फिर बी ऑप्शन देखिए, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती। देखिए रक्षाबंधन जो है वो कब मनाया जाता है? जो सावन का लास्ट दिन होता है ना, उस दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है। ऑप्शन सी देखिए, दिवाली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जयंती। डी, दीपावली, गुरु नानक जयंती और रक्षाबंधन। तो देखिए ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। जो होली है, रक्षाबंधन है और गुरु नानक जयंती है, ये कब मनाई जाती है? तो पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। ये तीनों त्योहार पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य निम्नलिखित राज्यों के किस समूह का तट अरब सागर से लगा हुआ है? अरब सागर कहाँ किस एरिया में है बेटा? अरब सागर जो है पश्चिम, ठीक है, पश्चिमी एरिया, जो पश्चिम तटीय हम लोग के राज्य हैं वो ही होंगे, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश तो नहीं होगा। गुजरात आप देखिए पश्चिम में है, और कौन सा है? केरल है और कर्नाटक। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कर्नाटक, केरल, गुजरात राज्यों की सीमाएं सीधे अरब सागर से मिलती है। भारत के पूर्व में कौन सा सागर है? तो बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है। तो ये चीज याद रखिएगा। भारत के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल के पूर्व में, उड़ीसा के उत्तर में, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, और डी है उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा के उत्तर में। अगर आप मानचित्र देखेंगे इंडिया का, ठीक है, तो ये मतलब झारखंड के आसपास के ही सारे राज्यों का नाम ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसको एक बार फिर से, जो मैप है इंडिया का, उसको देख लीजिएगा, क्योंकि मैप से लगभग हर साल एक क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? देखिए दोस्तों, अगर अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिए सब्सक्राइब। आपको लगातार पीवाईक्यू के माध्यम से मैं क्वेश्चन आपको एग्जाम तक करा दूंगी 100% कंप्लीट, ठीक है। तो इतना आप करके जाइएगा पेपर में, पैनिक आप बिल्कुल भी मत होइएगा। जितना आप पढ़ लिए हैं ठीक है, अच्छी बात है। अब आप सिर्फ 2 काम करिए, पीवाईक्यू एंड प्रैक्टिस सेट, ठीक है। अब पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? मोम यानी वैक्स, बी ग्रीस, सी कोयला यानी कोल, डी डीजल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा कोयला, क्योंकि पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है कोयला, ठीक है। बाकी सारे जो ईंधन दिख रहे हैं आपको, वो पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
और ये क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एक इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, उसको आप कॉपी पे जरूर सॉल्व करिएगा और हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। एक लड़का 30 जून 2019 को मड़गांव से नागरकोल ट्रेन से चला, ठीक है, सुबह 9:45 और अगले दिन सुबह 7:15 पे पहुंचता है। यदि दूरी 1140 किलोमीटर है तो औसत गति क्या क्या थी? देखिए, आपको औसत गति का फॉर्मूला पता होगा कि कुल चली गई दूरी बटे में लगा कुल समय, तो कुल दूरी दे दी गई है 1140। बाकी ये आपको दिख रहा होगा कि 9:45 सुबह से चला है और 7:15 पे पहुंचा है, तो कुल समय कितना हो जाएगा? 21 घंटे 5 मिनट, ठीक है। 21 घंटे सॉरी 50 मिनट, तो आप उसमें अगर भाग दे देंगे तो आपको उत्तर क्या मिल जाएगा? 53 किलोमीटर प्रति घंटा लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे देश के एक वन क्षेत्र में ग्राम सभा आदिवासियों को खेती के लिए 3 इकाई में भूमि देती है। 3 का अर्थ क्या है? ए, वह भूमि जिस पर एक किसान एक टिन बीज बोता है। बी, वह भूमि जिससे एक किसान एक टिन बीज पैदा करता है। सी, जंगल के किसानों के लिए बनाई गई भूमि की विशेष इकाई। डी, 100 मीटर गुणे 100 मीटर माप वाली भूमि। अगर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हमारे देश के एक वन क्षेत्र में ग्राम सभा आदिवासी को खेती के लिए 3 इकाई में भूमि देती है, तो 3 का अर्थ क्या है? तो इसका सिंपल सा उत्तर हो जाएगा। देखिए, मिजोरम जैसे क्षेत्रों में एक टिन बीज जितनी भूमि में बोया जाता है उसे एक टिन जमीन के रूप में मापते हैं। तो किस एरिया में? मिजोरम वाले एरिया में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर का ये क्वेश्चन है और आज का यह लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, ये कह रहा है कि सबसे पहले आप कहाँ पे हैं? एक्स पे हैं, ठीक है ना। आप हैं एक्स पे और विद्यालय है वाई पे। तो अब ये चलना शुरू करता है। अब ये बोल रखा है कि पहले 30 मीटर उत्तर, तो उत्तर किधर होता है? ऊपर होता है, ठीक है ना। उत्तर गए कितने पे? कितना? 30 मीटर, ठीक है ना। 30 मीटर उत्तर हो गया। उसके बाद आप गए 40 मीटर पश्चिम, ठीक है। पश्चिम किधर है? इस डायरेक्शन में है, तो 40 मीटर पश्चिम हो गया। उसके बाद कह रहा है कि 30 मीटर फिर से आप उत्तर गए, ठीक है ना। 30 मीटर आप फिर से उत्तर गए हैं और उत्तर जाने के बाद 40 मीटर पश्चिम जाता है, तो फिर कहाँ पे पहुंचता है? देखिए, 40 मीटर फिर से ये, ठीक है ना। ये 40 है और ये क्या है? 30 है। पश्चिम जाकर पहुंचते हैं विद्यालय से। अब पूछ रहा है कि विद्यालय से। अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है, ठीक है। यहाँ पे विद्यालय हो गया। अब पूछ रहा है कि यहाँ के डायरेक्शन में पूछ रहा है कि विद्यालय से घर की दिशा क्या होगी। ये अगर पूछेगा तो जहां से जहां का पूछता है वहीं पे आप कोऑर्डिनेट बना दीजिए, ठीक है। वहीं पे क्या बना दीजिए? कोऑर्डिनेट, ऐसे 4 भाग कर दीजिए। और देखिए, विद्यालय किस दिशा में पड़ रहा है आपको, देखिए किस दिशा में पड़ रहा है। तो ये वाला दक्षिण हो गया, यहाँ से ये नीचे की साइड में दक्षिण हो गया, ठीक है। ये दक्षिण हो गया और इधर क्या हो गया? ये कौन सा एरिया हो गया आपका? पूर्व हो गया। तो दक्षिण पूर्व इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आशा है आपको समझ में आया होगा ये सारा क्वेश्चन। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ नेक्स्ट क्लास में हम लोग मतलब पीवाईक्यू के माध्यम से क्वेश्चन अटेंड करेंगे। साथ ही साथ जो 100 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है उसको जरूर आप देखिएगा। और थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग